चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है पेनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक टाइप का मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि मिक्स्ड ग्लैंड बोलने का मतलब जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करे और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करे, इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन के रूप में इसका फंक्शन देखिए तो वो एंजाइम रिलीज करता है, जो कि डाइजेशन के लिए क्या करता है? पाचन में जो है मदद करता है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले भी। अभी हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है अभी। तो इसमें अगर हम बात करें तो पैनक्रियास में जो एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो सेक्शन है, देखिए पैनक्रियास में अलग अलग सेल्स हैं, उसके वो सेल्स, उसके वो टिश्यूज बोल लीजिए, मान लीजिए, है ना। तो कुछ उसमें एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी की तरह कार्य कर रहे हैं, कुछ अंतःस्रावी की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पैनक्रियास के अंदर में ये काम जहां पर होता है, उन जगहों को बेसिकली क्या बोला गया? आइलेट्स ने 1870 में पहली बार उसको खोजा। आइलेट्स साइंटिस्ट का नाम है, बायोलॉजिस्ट का नाम है, जिन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने वाला जो सेक्शन है पेनक्रियास के अंदर, उस सेक्शंस को बेसिकली आइलेट्स ने 1870 में डिस्कवर किया, खोजा, और सॉरी लैंगरहैंस ने खोजा। और लैंगरहैंस ने उनको क्या बोला? किसने खोजा? ठीक है, लैंगरहैंस ने 1870 में बेसिकली क्या किया? पेनक्रियास के इस सेक्शन का जो कार्य है, ऐसे कार्य करने वाले को, ऐसे फंक्शनिंग करने वाले सेक्शन को खोजा, सेल्स को खोजा, और बेसिकली उसी के नाम पर जो है इसको बोला गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है। तो बेसिकली कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको ये समझना है, जब भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात होगी तो आपको समझना है कि बात की जा रही है पेनक्रियास की, और पेनक्रियास के किस सेक्शन की? तो एंडोक्राइन फंक्शन की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वारा बताया गया था किसके बारे में? पेनक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शनिंग के बारे में, इसलिए इसको बोला गया था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिका। अच्छा, ये जो है ना, ये दो सेल्स के बारे में उन्होंने बताया था, जिसको ये बोला गया दीपिका बोला गया लैंगरहैंस की। कौन कौन सी? एक तो अल्फा सेल्स और एक तो बोला गया बीटा सेल्स। पहले हम अल्फा सेल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम, मुख्य काम क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज करना, ठीक है। तो हमने बोला भाई इसमें दो सेल्स हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स का जो काम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्लूकागॉन का क्या करता है? सिक्रेशन करता है, श्रावण करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अल्फा सेल्स जो होते हैं किसके? एंडोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियास जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जो सेक्शन काम करता है, उसका अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, स्रावित करता है। और ये ग्लूकागॉन क्या करता है? ये बेसिकली ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, या वी कैन से ग्लूकागॉन हेल्प इन द इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है। ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? वो इनहेंस कर देता है, वृद्धि करता है ग्लूकोज के स्तर को रक्त में, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा सेल्स की। क्या करता है ये? तो आपने इंसुलिन के बारे में सबने सुना होगा लगभग, कि इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास से रिलीज होता है, लेकिन पेनक्रियास में कहाँ? पेनक्रियास में बीटा सेल्स उसको रिलीज करता है। तो दो पेनक्रियास इंसुलिन भी रिलीज करता है हार्मोन, और ग्लूकागॉन हार्मोन भी रिलीज करता है, लेकिन बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करता है और अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, या ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। कौन? इंसुलिन, जो कि सीक्रेट हुआ है, बेसिकली स्रावित हुआ है किसके द्वारा? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। चलो ठीक है, इसको तो हमने समझ लिया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं इंसुलिन के बारे में।
बेसिकली इंसुलिन के बारे में हम बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, बेसिकली कम करने का काम कर रहा है, ठीक है, और ये बढ़ाने का काम कर रहा है। मतलब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके क्या करेंगे, बैलेंस करने का काम करेंगे। तो पैंक्रियाज से जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। कैसे, अब ध्यान से देखिए इंसुलिन क्या करता है, अभी समझिए आप। अब अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में, किसी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन पैंक्रियास, मान लो पैंक्रियास का बीटा सेल्स डिजनरेट हो चुका है, वो काम करने में सक्षम नहीं है और इंसुलिन बहुत कम निकाल रहा है, तो होगा क्या, उससे उससे कमी होगी, डिफिशियंसी होगी इंसुलिन की, हाइपरग्लाइसेमिया। क्या होगा उससे, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। इससे होगा क्या, डायबिटीज मिलिटस, मधुमेह, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, जब इंसुलिन कम हो जाएगा, जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो इससे होगा क्या, देखिए ध्यान समझिए, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना, ग्लूकोज के लेवल को क्या करना, कम करना। अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल कम नहीं हो पाएगा, मतलब आपके ब्लड में शुगर का जो अमाउंट है, जो लेवल है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है डायबिटीज मिलिटस, या जिसको मधुमेह की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। तो शुगर पेशेंट जो बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, शुगर लेवल का बढ़ जाना। शुगर लेवल कब बढ़ जाता है, शुगर लेवल तभी बढ़ेगा जब इंसुलिन कम होगा, क्योंकि इंसुलिन ही तो उसको क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अभी देखिए, अगर इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करता है, अगर इंसुलिन ही कम हो जाए तो ये काम हो पाएगा क्या, नहीं। मतलब कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हमेशा हाई बने रहेगा, और लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम, हाइपरग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम रहती है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू डायबिटीज मिलिटस, मतलब कि मधुमेह की बीमारी होती है, ठीक है। इंसुलिन की वैल्यू अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये दो टाइप की बात बोली मैंने। अच्छा, एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। ये तो बहुत हमने बायोलॉजिकल टर्म में हमने बात कर ली, इसका एक रियल लाइफ में एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आप जो है रात में एक मैरिज पार्टी अटेंड किए या बर्थडे पार्टी अटेंड किए, और वहाँ पर खूब सारा आपने खाना खा लिया और खूब सारी मिठाई खा ली, ठीक है। आफ्टर ईटिंग लॉट्स ऑफ डेजर्ट क्या होगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्योंकि रात में आपको सोना है, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव एक्टिविटी करनी नहीं होती, तो आप आराम से सो जाते हैं। तो जब सो जाते हैं तो क्या होगा कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो फिर रोल में आएगा कौन, पेनक्रियास। पेनक्रियास के बीटा सेल्स, बीटा सेल्स क्या करेंगे, इंसुलिन जो है उसको रिलीज करेंगे, और इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, किसमें, ग्लाइकोजन में। हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है, ये क्या करता है, ये आपके बॉडी के ग्लूकोज को, ये आपके बॉडी के ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। इस फॉर्म में आपका जो फूड है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, इसी कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, इसी कारण ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंसुलिन कारण से क्या होता है, कम हो जाता है। नाउ चलो, रात में आपने पार्टी में गए, आपने बहुत सारी जो है मिठाइयाँ वगैरह खा ली, रात को ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ा तो इंसुलिन का फ्लो हुआ, और इंसुलिन के कारण से वो ग्लूकोज क्या हुआ, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, और आपकी बॉडी में जो ब्लड में जो है ब्लड है उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो गया। नाउ सेकेंड केस, सुबह आप जो है उठे और बिना नाश्ता किए मान लीजिए अपने ऑफिस चले गए या कहीं भी चले गए या अपना काम कर रहे हैं, और काफ़ी देर तक जो है आपने मान लीजिए 10, 11, 12 बज गए और आपने कुछ नहीं खाया। तो अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है,
क्योंकि रात में क्या हुआ था कि रात में जो आपने खाया था वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया आपके बॉडी में। अब वो एनर्जी अभी नहीं बन पाया है, तो आपको जब एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो दिन में क्या होगा, जब आपने ब्रेकफास्ट अपना क्या कर दिया, स्किप कर दिया, आपने नाश्ता नहीं किया, तो वही रात का जो ग्लूकोज था जो ग्लाइकोजन में इंसुलिन के कारण से कन्वर्ट हो गया था, वही ग्लाइकोजन अब ग्लूकोज बनेगा। कैसे बनेगा भाई, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज की, कब जरूरत पड़ेगी, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। आपने दिन में खाया नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा, रात के खाने से, जो आप ग्लाइकोजन में बन गया था। तो ये क्या करेगा, ये आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो सिंपली ये क्या करेगा, जो रात का ग्लाइकोजन था, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो चुका था, वो अब ग्लूकागॉन के जरिए, किसके जरिए, ग्लूकागॉन, ठीक है, ये हार्मोन हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए आप, ग्लूकागॉन क्या करता है, लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर आपके ब्लड के शुगर लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब कि ग्लूकोज मतलब शुगर या फिर ग्लूकोज बोल लो, ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन बदल जाता है इसी कारण से, इंसुलिन के कारण से, इसलिए इसका लेवल कम हो जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है ग्लूकागॉन के कारण से, ठीक है, ग्लूकागॉन के कारण से। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आपका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आपको कभी भी इनमें डाउट नहीं होगा कि किसके जरिए क्या हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये रात और दिन वाला जो काम है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक लाइफ का एग्जांपल दिया कि आप रात को खा ले रहे हैं और सुबह उठ के कुछ नहीं खा रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्टली आपके बॉडी में ये होता है। और अगर इंसुलिन कम हो गया तो सिंपली ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ते रहेगा और ये आपके बॉडी को धीरे धीरे क्या करेगा, इस बीमारी की ओर लीड कर जाएगा। ये बीमारी आपको हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड पेनक्रियास के बारे में। अगर आपको पूछा जाए तो इतने सारे फंक्शंस आपको जो है क्या होते हैं, एक्सप्लेन करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड की, हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम गोन्स या जनन अंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये भी पेयर में होता है। आपको मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था कौन से बेसिकली ग्लैंड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आपको मैंने यह बताया था कि बेसिकली ये किडनी जो होती है उसके टॉप पोर्शन में जो है ये बेसिकली प्लेस्ड होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, ये जो वृक्क होती है उसके ऊपर जो है ये स्थित होते हैं, ठीक है। और एक जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। अच्छा, ये जो ग्रंथि है जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी है उनको हम क्रोमोफिन कोशिकाएं बोलते हैं, क्रोमोफिन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड जिन सेल्स से बनी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफिन सेल्स। अब एड्रिनल ग्लैंड्स की ये जो कोशिकाएं हैं, क्रोमोफिन सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है, हार्मोन्स का स्रावण करती है। और कौन से दो हार्मोन, तो आपने इसके बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक और हार्मोन होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पास एड्रिनलिन, और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी उसी को वही बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये दो हार्मोन जो हैं ये बेसिकली क्रोमोफिन सेल्स, क्रोमोफिन कोशिकाएं के द्वारा, जो कि एड्रिनल ग्लैंड की कोशिकाएं हैं, इनसे बेसिकली इनका स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल जो बेसिकली ग्रंथि होती है, इनसे जो है दो हार्मोन निकल रहे हैं। इन दोनों हार्मोन का काम एक ही काम है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो पहले तो हम ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से, ठीक है, कंपोजिट फॉर्म में ये आपस में जो है क्या करती है, कंबाइन होके बेसिकली अपना फंक्शंस को परफॉर्म करती है। किस प्रकार से करती है तो उसको हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनका और नाम भी है। इन दोनों को मिलकर एक साथ हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्यों बोला जाता है या इसके दूसरे नाम क्या है, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। और किन कोशिकाओं के द्वारा ये जो है रिलीज होता है या किन ग्रंथि के द्वारा ये रिलीज होता है, किन ग्लैंड्स के द्वारा ये रिलीज होता है, कैसे भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में बेसिकली पूछे जा सकते हैं। तो इनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर इनको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, हिंदी में बोलते हो लड़ो या उड़ो हार्मोन। क्यों बोला जाता है
इसके रीजन को हम समझते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने सडन कोई चीज आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डर जाते हैं अचानक से। मान लीजिए आपके सामने अचानक से कोई शेर आ गया, या कोई आप ऐसा चीज़ें देख ली जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, या अचानक से मान लीजिए आप एक्सीडेंट देख लेते हैं। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें जो सडन आपके सामने होती है, जिससे आपको बेसिकली क्या लगता है, डर लगने लगता है, या आपको चक्कर आने लगता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, इसमें आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके शरीर को बचाने के लिए ये हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन कोशिकाओं के द्वारा इनका स्रावण होता है। बाय दिस सेल्स ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। अभी आपको ये समझना है कि बेसिकली इनके द्वारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आँख की जो पुतलियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है। पिपुलरी डायलेशन बेसिकली होता है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ भी ऐसी चीज आती है तो आपके आंख की जो पुतलियां है वो क्या होती है, फैल जाती है, जिसको हम पिपुलरी डायलेशन बोलते हैं। वो बेसिकली इन्हीं हार्मोन्स के कारण से होता है। इसके अलावा पीलो इरेक्शन को हिंदी हम बोलते हैं रोंगटे खड़े होना, ठीक है। रोंगटे खड़े हो जाता है, जो बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ चीजें ऐसी सुनते हैं जिससे आपके जो है पीलो इरेक्शन हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाता है। तो रोंगटे खड़े होने वाला दृश्य ऐसा हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये वही है, इन्हीं हार्मोन्स के कारण से ये जो है बेसिकली हो पाता है। इसके अलावा श्वसन की जो दर है और हार्ट रेट है, मतलब हृदय की स्पंदन गति, उसका दर, और साथ ही साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की जो दर है, ये भी इंक्रीज करता है। कौन, ये हार्मोन। अच्छा, इससे होगा क्या, इन सब चीज़ों से होगा क्या, तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके सामने एक शेर आ गया, तो आप शेर जब आपके सामने आ गया तो आप वहीं पर खड़े नहीं रहेंगे, आप भागने का प्रयास करेंगे। तो जब आप सडन रिएक्शन देंगे, क्या करेंगे आप वहां पर, सडन रिएक्शन देंगे। या मान लीजिए आपके सामने कोई सांप अचानक से आ गया, स्नेक आ गया, तो उसमें आप क्या करेंगे, सडन वहां से रिएक्शन देके भागने का प्रयास करेंगे। तो आपको डर लगा, और डर के कारण से आपका शरीर में अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, जनरेट हो जाती है। तो बेसिकली ये जो ऊर्जा का संचार हुआ आपकी कोशिकाओं में, आपके पेशियों में, आपके मसल्स में, ये बेसिकली हो पा रहा है किसके कारण से, इस हार्मोन के कारण से। ये हार्मोन क्या करता है, इन सबको बढ़ाकर तुरंत जो है क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी दर को क्या करता है, जो एक्टिविटी, जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे आपकी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज फटाफट एटीपी में, ऊर्जा में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है। और सडन आपके मांसपेशियों में, आपके मसल्स में क्या करता है, वो बेसिकली एटीपी ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप बहुत तेजी से स्फूर्तिपूर्वक क्या करते हैं, वहां से दौड़ पाते हैं, भाग पाते हैं। इसी कारण से इसको यहाँ पास लड़ो या उड़ो हार्मोन बेसिकली बोला गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको इनके बारे में लगभग सारी चीजें बता दी कि इसको इमरजेंसी हार्मोन क्या क्यों बोला जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन बेसिकली क्यों बोला जाता है। तो बेसिकली ये आपकी कुल मिलाकर अगर बोला जाए, ये आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, ये आपके शरीर को संतुलित बनाए रखने का क्या करता है, काम करता है, रक्षा करने का बेसिकली क्या करता है, काम करता है। तो ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये, ठीक है। नाउ मूविंग टू लास्ट ग्लैंड्स, जिसको हम बेसिकली गोन्स या जनन अंग बोलते हैं। इंग्लिश हम उसको एक साथ गोन्स बोलते हैं और हिंदी में हम उसको बोलते हैं जनन अंग। तो बेसिकली दो जो है गोन्स होते हैं, एक तो होता है टेस्टिस, ये होता है मेल में जिसको हम वृषण बोलते हैं, और एक होता है ओवरी जो कि फीमेल में होता है, अंडाशय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये जो टेस्टिस वृषण है ये भी पेयर में होता है, ओवरी भी क्या होता है, पेयर में। जैसा हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, एक पेयर में होता है, मतलब दो होते हैं, उसी प्रकार से टेस्टिस भी पेयर में होता है, ओवरी भी क्या होता है, फीमेल में पेयर में होता है। अच्छा, इसका काम क्या है, इसके काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल जो है हार्मोनल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके हार्मोन्स वाले फंक्शन को ही हम समझेंगे। तो ये जो है मेल सेक्स हार्मोन, नर जनन हार्मोन को बेसिकली क्या करता है, सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, श्रावण करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो कैसे, कहाँ से बनेगा, टेस्टिस में बहुत सारे अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, उनके अलग अलग सेल्स होते हैं। इसको हम रिप्रोडक्शन सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या सेक्शन होता है और कहाँ से क्या निकलता है। तो
तो अभी हमको यहाँ पर देखना है कि टेस्टिस की एक जो है कोशिका होती है जिसको हम अंतराली कोशिकाएं बोलती हैं, लेडिक सेल भी बोलते हैं। लेडिक सेल जो होते हैं ये बेसिकली क्या होती है, लेडिक सेल्स जो होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, हिंदी में उनको अंतराली कोशिकाएं बोलती हैं, लेडिक को हिंदी में लेडिक ही कोशिकाएं बोलते हैं। ये जो है ये कोशिकाएं जो हैं टेस्टिस की, ये बेसिकली क्या करती है, एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को क्या करती है, बेसिकली श्रावण करती है, उसको सीक्रेट करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के कौन सी कोशिकाओं से रिलीज होता है, श्रावण होता है, तो आपको याद रखना है ये वो कोशिकाएं हैं, ये वो सेल्स हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ अब हम आते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है। टेस्टोस्टेरोन का काम बेसिकली ह्यूमन मेल की जो बॉडी है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बेसिकली क्या करना है, उसका विकास करना होता है। ये क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनको हम जो है अभी थोड़ी देर बाद जब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हम ये देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेल में होने वाले जो भी परिवर्तन है, सेक्सुअल चेंजेस जो हैं, उनको बेसिकली जो है इसके द्वारा जो है प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो इसके कारण से ये क्या होता है, बेसिकली इसके कारण से वो पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द ओवरी, अंडाशय के बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं मादा जनन हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक तो एस्ट्रोजन है और एक तो प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, एक तो क्या है बेसिकली एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली थीका इंटरना, अब ये कहाँ से आया, ये बेसिकली किसका पार्ट है, ओवरी का पार्ट है। जब हम ओवरी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, अंडाशय के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फॉलिकुलर उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें मौजूद थीका इंटरना, वो थीका इंटरना एक प्लेस होता है, एक जगह होता है जहां से बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इस हार्मोन का क्या होता है, श्रावण होता है। इस हार्मोन का जो है रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, थीका इंटरना, किसका पार्ट है वो, ओवरी का पार्ट है, उसके द्वारा किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है ना। प्रोजेस्टेरोन की बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है उसी ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो है क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है या फिर श्रावण किया जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ओवरी के द्वारा। लेकिन जब हम स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं ओवरी में, अंडाशय में, तो आपको याद रखना है थीका इंटरना के द्वारा जो है एस्ट्रोजन और बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, श्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। नाउ ये क्या करता है, एस्ट्रोजन का काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होंगे, उनके विकास में सहायता करना, उनको प्रेरित करना। ठीक है, ये किसका काम है, एस्ट्रोजन काम है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम बेसिकली क्या होता है, गर्भधारण के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका मतलब इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेगनेंसी, याद रखना है आपको। तो ये दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्सिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जब डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पे ये हार्मोन उसकी बॉडी में क्या होता है, फ्लो होता है। अर्थात इसका काम क्या है, शिशु जन्म, पार्चुरेशन के दौरान जो है, शिशु जन्म की प्रक्रिया के दौरान ये हार्मोन जैसे ही फीमेल की बॉडी में फ्लो होगा, यूटेरस जो गर्भाशय की दीवार है, लेयर ऑफ यूटेरस है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव पैदा होगा, जिससे बेबी बाहर आना क्या होगा, शुरू होगा। और इसके अलावा जो पेल्विस रीजन होता है, जो विमेन का जो वेजाइनल कैनल होता है, उस रीजन में जो है फैलाव आने लगता है और इसके कारण से डिलीवरी जो है, शिशु का जन्म जो है पॉसिबल हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन कब स्पेसिफिकली साबित होता है, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है यहाँ पर ले लिए हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको हम फिर से कहीं ना कहीं रिपीट करेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो है बेसिकली कंप्लीट होता है क्या, आपका ग्लैंडुलर सिस्टम। अच्छा, इसमें एक टॉपिक आपको ये समझ लेना है कि हार्मोनल एक्शंस कैसे होता है बॉडी में। तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए ये जो है बेसिकली क्या है,
एक ग्लैंड है मान लीजिए, और इस ग्लैंड ने क्या किया, एक हार्मोन रिलीज किया। अब हार्मोन क्या होता है, टारगेट बॉडी तक, टारगेट ऑर्गन तक जो वहाँ पर पहुँचना है, उसको टारगेट करना है, वहाँ तक वो ब्लड के माध्यम से क्या हो जाएगा, रक्त के माध्यम से पहुँच जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि हार्मोन जैसे ही पहुँचेगा तो जो टारगेट ऑर्गन होगा, जो अंग जिसमें से उसको काम करना है, उस हार्मोन को जिसको रिसीव करके वहाँ पर उसका फंक्शनिंग करानी है, तो वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स बोलने का मतलब ग्राही मान सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन में रिसेप्टर्स हैं, ग्राही है कुछ। ये क्या करते हैं कि इस हार्मोन को यहाँ पर रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और अपने साथ में बाइंड कर लेते हैं, बांध लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स बनता है, एक जटिल हार्मोन ग्राही बनता है। ठीक है, उससे क्या होगा फिर, उससे क्या होगा कि वो जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तब वहां पर सिग्नलिंग शुरू हो जाएगी कि अब ये जो है फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, जो भी उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। तो आपको याद रखना है किस प्रकार से काम हो रहा है कि जो आपका बेसिकली ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो हार्मोन रिलीज किया ब्लड स्ट्रीम में, रक्त के प्रवाह में, रक्त के प्रवाह से कहाँ पहुंचा, टारगेट ऑर्गन तक, उस अंग तक पहुंचा, और वहां से जो है रिसेप्टर्स ग्राही होते हैं कुछ उनमें, और वो ग्राही क्या करते हैं, हार्मोन को पकड़ते हैं और बाइंड कर लेते हैं, ग्रहण करके बांध लेते हैं, जिससे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब ये जटिल पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, संरचना बन जाता है, तब जाके जो है वो हार्मोन क्या करते हैं, अपना कार्य को सुचारू रूप से जो है कर पाते हैं। ठीक है, जो भी उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा जिस हार्मोन का, उसको ये कर पाएंगे।